हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारा आता है कूलम्ब्स लॉ। इससे पहले हमने पढ़ा था कि मेथड ऑफ चार्जिंग और चार्जिंग की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, वो सब हमने पढ़ ली थी। आज हम पढ़ने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। तो कूलम्ब्स लॉ हमें ये बताता है कि कोई भी 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स को शो करता है ना। अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स की वैल्यू बताता है, वो होता है हमारा कूलम्ब्स लॉ। और जो अट्रैक्शन और जो रिपल्शन की जो वैल्यू होती है, अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स की जो वैल्यू होती है, वो दोनों पॉइंट चार्जेस के मल्टीप्लाई के प्रोपोर्शनल होती है। और दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन होता है, उसके स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो हेयर इट स्टेट्स दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस at rest is directly proportional to the product of charge and inversely proportional to the square of distance between them. So हमने यहाँ पे दो कोई भी प्लस क्यू चार्जेस लिए हैं, जिनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर है। सो पहला वाला चार्ज, दोनों ही चार्ज क्या हमारे पॉजिटिव हैं, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्सिव करेंगे। मतलब कि ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन फोर्स होगा। बिकॉज ऑफ दोनों चार्जेस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो सिमिलरली हमने एक और डायग्राम लिया है, जिसमें एक हमारे पास में प्लस क्यू चार्ज है और दूसरा हमारे पास में माइनस क्यू चार्ज है। कि दोनों चार्जेस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब कि माइनस क्यू वाला, दोनों ही चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो दूसरे वाले डायग्राम में हमारे पास में क्या है, अट्रैक्टिव फोर्सेस है। सो फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ से हम देखते हैं कि दोनों चार्जेस के मल्टीप्लाई के फोर्स क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। सो है प्रोपोर्शनल Q1 एंड Q2। और जो हमारे यहाँ पे जो Q1 और Q2 जो हम ले रहे हैं, वो Q1 और Q2 दोनों ही क्या है, मोड के अंदर होंगे। दोनों Q1 और Q2 क्या है, मोड में ले रहे हैं। बिकॉज ऑफ हमने डायरेक्शन यदि पहले ले ली है, तो चार्जेस को हम ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड लेंगे, साइन चार्जेस को पुट नहीं करेंगे। एंड ए प्रोपोर्शनल 1/r² डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब दोनों ही डेफिनेशंस क्या है, चार्जेस को फोर्स को शो कर रही है। सो दोनों में क्या होगा, हम दोनों को इक्वल कर सकते हैं या एक साथ लिख सकते हैं। सो कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2। सो ए प्रोपोर्शनल मोड ऑफ Q1 Q2 अपॉन r²। हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो F इजिकल्स टू के Q1 Q2 अपॉन r²। वेयर के इज़ द, जहाँ पे के हमारा क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है। जो के की वैल्यू होती है, वो होती है हमारे पास में 1/4πε0। सो 1/4π तो हमें सब पता है कि कांस्टेंट वैल्यू है। ε0 होता है हमारा परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। फ्री स्पेस के लिए परमिटिविटी होता है। और जो ε0 की जो वैल्यू होती है, वो होती है 8.854 इंटू 10⁻12। ε0 की वैल्यू के की वैल्यू हम जैसे इक्वेशन 3 के अंदर रखेंगे, तो हमारे पास में फोर्स की वैल्यू आएगी F इजिकल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। एंड जो के की जो हमारे पास में वैल्यू आती है न्यूमेरिकल, सो के इजिकल्स टू 1/4πε0 हेयर पुट वैल्यू ऑफ द ε0, देन वी गेट 9। वैल्यू ऑफ के इजिकल्स टू 9 इंटू 10⁻9। उसके बाद में आता है हमारा यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट की यूनिट और डायमेंशन क्या होता है, वो देखते हैं। सो फोर्स इजिकल्स टू के Q1 Q2 अपॉन r²। अब यूनिट एंड डायमेंशन निकालने के लिए हमें फॉर्मूला निकालना होगा के का। सो के इजिकल्स टू Fr² अपॉन Q1 Q2। सो यूनिट ऑफ के इजिकल्स टू न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर आ जाएगा। और जो डायमेंशन होती है, सो डायमेंशन लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सभी वैल्यूज़ के हमारे पास फॉर्मूला में जितने भी वैल्यूज़ हैं, उन सभी वैल्यूज़ के अलग अलग डायमेंशन पुट करके सबको कंबाइन कर देंगे। एंड देन वी गेट के इजिकल्स टू m1 l3 t-4 a-2। सिमिलरली हम एप्सिलॉन के भी यूनिट और डायमेंशंस निकालेंगे। सो हम यहाँ पे एप्सिलॉन का फॉर्मूला निकाल लेंगे। सो एप्सिलॉन के फॉर्मूले में 1/4π कांस्टेंट वैल्यू, तो 1/k का ही यूनिट और डायमेंशन निकलेगा।
सो यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट की जो हमारे पास में यूनिट है वो होती है कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर, और जो डायमेंशन होता है एप्सिलॉन नॉट का वो होता है मीटर एम इनवर्स L-3 T4A2। ये होता है हमारा यूनिट एंड डायमेंशन। उसके बाद में आता है हमारा पास में कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म क्या होती है। सो कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म निकालने के लिए हमें सबसे पहले एक फ्रेम लेना होगा, और फ्रेम के अंदर हम क्या करेंगे, दो चार्जेस पुट करेंगे Q1 एंड Q2, और दोनों चार्जेस के ओरिजिन से वेक्टर्स दोनों चार्जेस के ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। सो दोनों चार्जेस की ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर होगी। सो अकॉर्डिंग टू चार्जेस Q1 चार्ज के अकॉर्डिंग ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर होगा R1, और Q2 के लिए होगा कितना, R2 होगा। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास में Q1 और Q2। सो Q1 फोर्स Q2 के ऊपर Q1 चार्ज Q2 के ऊपर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। उस फोर्स को हम बोलेंगे F21, और जो Q1 से Q2 का जो डिस्टेंस होगा वो होगा हमारा कितना, पोजीशन वेक्टर R12 वेक्टर। सिमिलरली Q2 फोर्स Q1 पे जो फोर्स लगाएगा वो फोर्स होगा हमारा F12, और जो पोजीशन वेक्टर होगा वो हमारा कितना होगा, R21। सो ये हमारा डायग्राम हो गया। अब इसके बाद में हम इसके फॉर्मूलाज देखते हैं। सो F21 फोर्स, तो अब F21 किस प्रकार लिखा हमने कि फोर्स एक्सर्टेड और चार्ज Q2 बाई Q1, कि Q2 चार्ज पे Q1 ने कितना फोर्स लगाया उसको हम F21 से डिनोट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ F21 इजिकल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर, एंड यहाँ पे हम पोजीशन वेक्टर के साथ साथ डायरेक्शन भी लिखेंगे। यूनिट वेक्टर लिखते हैं। यूनिट वेक्टर हमें ओनली यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1 होती है। ये हमें पोजीशन वेक्टर ये हमें डायरेक्शन बताता है। सो R12 कैफ। सिमिलरली F12 भी लिखेंगे। अब F12 क्या होता है कि फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, कि चार्ज 2 की वजह से चार्ज 1 पे कितना फोर्स लगा, इसमें भी हम कूलम्ब्स लॉ लगाएंगे। सो कूलम्ब्स लॉ लगाने के बाद में हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी F12 वेक्टर इजिकल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर इंटू R21 कैफ। अब अकॉर्डिंग टू डायग्राम R12 और R21 दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उनको हम ऐसे लिख सकते हैं R21 वेक्टर इजिकल्स टू माइनस R12 वेक्टर। इक्वेशन 3 को हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे कि R21 की जगह हम क्या करेंगे, R12 पुट कर देंगे। अब R12 पुट करेंगे तो यहाँ पे विथ साइन आएगा, देन वी गेट फाइनल रिजल्ट F12 वेक्टर इजिकल्स टू माइनस का F21 वेक्टर की। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो वेक्टर फॉर्म है कूलम्ब्स लॉ में वो क्या होता है कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन होता है। कि मैग्नीट्यूड तो क्या होता है, मैग्नीट्यूड वाइज तो फोर्स क्या होगा, सेम होगा, पर जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। उसके बाद में आता है हमारा एक्सटेंडेड फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। एक्सटेंडेड मतलब कि इसको हम एक्स्ट्रा वर्क, वैसे तो यहाँ तक भी ठीक है, बट यदि कोई ज़्यादा डीपली पढ़ना चाहता है तो इसको एक्सटेंड करते हैं। और एक्सटेंड करने के लिए क्या करना होगा कि R12 कैफ की वैल्यू को हम लिख देंगे R1 बाई वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड फॉर्म में हम इसको लिख देंगे, सबको पता है। फिर डायग्राम से हम फ्रॉम ट्राइंगल वेक्टर ट्राइंगल लॉ लेंगे, वेक्टर सम ऑफ ट्राइंगल लॉ। उससे हमें पता चलता है कि R1 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से हम R12 वेक्टर की वैल्यू ले लेंगे, R12 वेक्टर की वैल्यू लेके हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो हमारे पास में फाइनल रिजल्ट आता है F21 वेक्टर इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का होल क्यूब इंटू R2 माइनस R1। सिमिलरली ऐसे ही हम R21 कैफ को फुल फॉर्म में लिखेंगे। सो R21 कैफ को जैसे फॉर्मूला टाइप में लिखते हैं तो हमारे पास में वैल्यू आती है R21 वेक्टर अपॉन R21। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। हमारे पास में इक्वेशन नंबर 2 क्या है, ये है इक्वेशन नंबर 2।
F12 का वेक्टर इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर इंटू R2 कैफ। तो R21 का कैफ की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करते हैं। जैसे वैल्यू पुट करते हैं और डायग्राम से हम ट्राइंगल लो से R21 वेक्टर की वैल्यू निकालने के बाद में हमारे पास में फॉर्मूला आएगा F12 वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 Q1 Q2 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का होल क्यूब इंटू R1 माइनस R2 वेक्टर। ये क्या होता है हमारा वेक्टर एक्सटेंडेड वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ है। ये एक्सटेंडेड की नीड नहीं है ज़्यादा, यदि आप लोगों को एग्जाम में पूछता तो इतना भी ठीक है कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन होता है वेक्टर फॉर्म में। उसके बाद में हमारे पास में कुछ लिमिटेशंस आती हैं कूलम्ब्स लॉ की। कूलम्ब्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस आती है कि ये कहाँ कहाँ पे अप्लाई हो सकता है ओनली। सो कूलम्ब्स लॉ है वो ओनली स्टैटिक चार्ज पे अप्लाई हो सकता है, मतलब कि चार्जेस जब क्या होते हैं रेस्ट पे होते हैं, पॉइंट चार्ज पे अप्लाई होता है। दैट मीन्स कि वेरी स्मॉल चार्ज, जो पॉइंट चार्ज है वो हमारा बहुत छोटा होना चाहिए। दोनों चार्जेस के बीच में जो सेपरेशन होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे कि 1 किलोमीटर के बीच में फोर्स है, 2 किलोमीटर के बीच में फोर्स, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो सेपरेशन है शुड नॉट बी वेरी स्मॉल, बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। लाइकवाइज कि जैसे कोई न्यूक्लियस होता है तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होते हैं। यदि बहुत छोटे पार्ट के ऊपर ये डिस्टेंस पे यदि कूलम्ब्स लॉ लगता है, यदि कूलम्ब्स लॉ लगेगा तो न्यूक्लियस क्या होगा, टूट जाएगा। बिकॉज न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, अब पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, हमारा टूट जाएगा। सो ये बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे भी नहीं लगता है। सो कूलम्ब्स लॉ है, कूलम्ब्स लॉ की जो डिस्टेंस होती है वो ग्रेटर देन 10⁻⁻15 मीटर तो होना ही होना चाहिए। बिकॉज ऑफ इसके बाद में हमारे पास में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस, आज की वीडियो में इतना ही देखने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आगे का पार्ट नेक्स्ट वाली वीडियो में। थैंक यू सो मच।